हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में। देखो, हमने ये कहा था कि इस धरती के ऊपर, इस धरातल के ऊपर कुछ शक्तियां ऐसी कार्य करती है जो धरातल के रूप को निरंतर बदलने की कोशिश करती है और ऐसी शक्तियों को हमने नाम दिया था विवर्तनिक शक्तियां। तो हमने विवर्तनिक शक्तियां दो प्रकार की बताई थी। एक तो आंतरिक विवर्तनिक शक्ति जो कि भूगर्भ के नीचे से या धरती के नीचे से कार्य करती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है, और दूसरी होती है बाह्य विवर्तनिक शक्ति। तो बाह्य विवर्तनिक शक्ति जो होती है धरातल के बाहर की ओर कार्य करती है। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन आंतरिक विवर्तनिक जो शक्तियां थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया है और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर रह करके कार्य करती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो कि पृथ्वी के बाहर रह करके पृथ्वी के धरातल पर कार्य कर रही है उन्हें क्या बोला जाएगा? बाह्य विवर्तनिक शक्तियां बोला जाएगा। अब देखो भाई, कार्य करने की विधि के आधार पर इन शक्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं। जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनना। अब इससे जस्ट पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको दो प्रकार की शक्तियां बताई थी। एक तो होती है सृजनात्मक और दूसरी है विनाशक। सृजनात्मक शक्तियां वो शक्तियां थी जो पृथ्वी के धरातल पर कुछ नई संरचनाओं को बनाने का प्रयास करती है या नई संरचनाएं बनाने की कोशिश करती हैं। तो हमने जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां पढ़ी है वो वास्तव में सृजनात्मक शक्तियां भी होती है। जैसे मैंने ज्वालामुखी का उदाहरण दिया था, तो जब ज्वालामुखी आती है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी तरीके से भूकंप का उदाहरण मैंने दिया था। तो भूकंप के अंदर जब एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी विवर्तनिक प्लेट पर खिसकती है तो उस समय पहाड़ का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि भारत के नीचे वाली जो प्लेट है वो नेपाल वाली प्लेट पर लगातार ऊपर की ओर खिसक रही है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो वो एक सृजनात्मक शक्ति है। तो ज्यादातर आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां सृजनात्मक शक्तियां होती है जो धरातल पर कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती है, कुछ नई संरचनाएं बनाने की कोशिश करती है। लेकिन आपकी ये जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं ये विनाशक प्रकृति की होती है। ये पहले से बनी हुई जो संरचनाएं हैं धरातल पर उसको नष्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब ये नष्ट दो तरीके से करती है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो एक शक्तियों का समूह तो इसका ऐसा है जो उस पहाड़ को खुरच देगा या उस पहाड़ को चोट मार मार करके उसके ऊपर जो भी रेत के कण हैं, देखो पहाड़ जो होता है या जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो एक पदार्थ की बनी होती है जिसे अपन बोलते हैं सिलिका, जिसका अणुसूत्र होता है SiO2। किसकी बनी होती है? वो सिलिका की बनी होती है। ठीक है, तो चट्टानें हमारी सारी किसकी बनी हुई है? सिलिका की बनी हुई है ना। तो जो चट्टानें हैं उसको धीरे धीरे तोड़ा जाए तो उससे बारीक बारीक रेत के कण बनते हैं और वही रेत आगे चल करके मिट्टी का या मृदा का रूप ले लेती है। तो आपकी ये जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं इनका कार्य क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं उसको ये घिसती है, उसको तोड़ती है और तोड़ करके उसको मिट्टी में बदलने का ये प्रयास करती है। ठीक है, लेकिन दो तरीके से ये इस तरीके का प्रयास करती है, दो तरीके से ये कार्य करती है और इसी आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहली है अपेक्षण की शक्ति और दूसरी है अपर्दन की शक्ति। तो अपेक्षण की शक्ति क्या होती है? ये अपने स्थान पर रह करके कार्य करती है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है ये कि इनमें गति नहीं होती है। और अपरद की शक्ति वो शक्ति है कि गति से कार्य करने वाली शक्ति है। ये मतलब इसके अंदर क्या होती है? गति होती है। तो अपेक्षण की जो शक्ति है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर सूर्य की उष्मा पड़ती है, तो सूर्य की उष्मा से वो पहाड़ गर्म होता है और थोड़ा सा वो फैल जाता है,
वो जो चट्टानें हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, फैल जाती है। रात्रि का समय होता है, सूर्य की ऊष्मा नहीं पड़ती उसके ऊपर, तो वो पहाड़ धीरे धीरे वापस ठंडा होने लगता है। तो जब वो ठंडा होगा तो वो सिकुड़ता है। तो इस सिकुड़ने और फैलने की क्रिया के दौरान क्या होता है कि वो जो चट्टानें हैं पपड़ी के रूप में नीचे गिरने लगती, कुछ कुछ पपड़ियां उससे टूट करके नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और चीजें भी हो सकती, जैसे उस पहाड़ पर उगने वाले जो पौधे हैं उन चट्टानों के बीच में अपनी जड़ों को घुसा देते हैं, तो उससे भी वो जो चट्टानें हैं उनके बीच में दरारें पड़ जाती है। ठीक है ना। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि वो चट्टानें टूट रही है लेकिन वो अपने स्थान पर ही है। ऐसा नहीं है कि वो चट्टान उठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। लेकिन ये अपरद की शक्तियां क्या करती है, वो जो टूटे हुए कण हैं उनको बहाकर या उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज वर्षा गिरती है उसके ऊपर, तो जितने भी रेत के कण टूट टूट करके वहां पर पड़े हुए, पत्थर की जो पपड़ियां वहां पर टूट टूट करके गिर चुकी थी, वो पानी क्या करेगा, उसको बहा करके मैदानों की ओर ले जाएगा। या बहुत तेज हवा चल रही है तो जितने भी वहां पर टुकड़े बने थे चट्टानों के, उसको वो उड़ा करके क्या हो जाएगा, अपने साथ ले जाएगा, मैदानों की ओर ले जाएगा। तो हम बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को इस आधार पर दो भागों में बांटेंगे। अपक्षयण की शक्तियां तो क्या करेगी, अपने स्थान पर ही रह करके चट्टानों को घिसेगी। लेकिन ये अपर्दन की शक्तियां करेगी, जो घिसा हुआ पदार्थ उसको उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएगी। भाई अपेक्षण की शक्तियों का मतलब तो क्या है कि चट्टानों को वो घिसेगी और घिस करके वहीं के वहीं गिरा देगी। लेकिन ये अपर्दन की शक्तियां क्या करेगी, वो जो घिसा हुआ पदार्थ है उसको उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी या बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। ठीक है, तो देखो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों के बारे में अपन ने क्या जाना कि ऐसी विवर्तनिक शक्तियां जो पृथ्वी के बाहर रह करके कार्य करती, उन्हें बाह्य विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। और कार्य करने की विधि के आधार पर ये शक्तियां दो प्रकार की है। एक तो अपेक्षण की शक्तियां जो अपने स्थान पर रह करके चट्टानों को घिसेगी, और दूसरी अपर्दन की शक्तियां जो चट्टानों का जो घिसा हुआ पदार्थ है, जिसे अपन रेत या सिलिका बोल सकते हैं, उसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर के जाएगी। तो अपेक्षण की शक्तियां अपने स्थान पर रह करके कार्य करती है और इनमें गति नहीं पाई जाती। और दूसरी अपर्दन की शक्तियां हैं, तो ये गति से कार्य करने वाली बाह्य विवर्तनिक शक्तियां हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे केवल अपेक्षण की शक्तियों की। अपर्दन की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अपेक्षण की शक्तियों का मतलब अपने समझ में आ रहा। देखो अपेक्षण की शक्ति क्या है, ऐसी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो अपने स्थान पर रह करके कार्य करती है उन्हें क्या बोला जाता, अपेक्षण की शक्तियां बोला जाता है। ऐसी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां जो अपने स्थान पर रह करके कार्य करती है उन्हें क्या बोलेंगे अपन, अपेक्षण की शक्तियां बोलेंगे। अब देखो ये जो अपेक्षण की शक्तियां हैं इनमें गति नहीं होती है तथा ये प्रारंभिक तैयारी कर बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का जो दूसरा समूह है जिसे अपन बोलते हैं अपर्दन की शक्तियां, उनकी सहायता करती। कैसे करेगी भाई, अपर्दन की शक्तियां क्या करेगी, जो टूटे हुए पदार्थ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। तो ये जो बाह्य आपकी जो अपेक्षण की शक्तियां हैं यही तो उन पदार्थों को तोड़ती है। जब ये तोड़ेगी जब तो ये उनको क्या करेगी, बहा करके लेकर के जाएगी, उठा करके लेकर के जाएगी, है ना। तो इन शक्तियों में गति नहीं होती और ये प्रारंभिक तैयारी कर क्या करती है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का जो दूसरा समूह जिन्हें अपन अपर्दन की शक्तियां बोलते हैं उनकी क्या करती है, सहायता करती है। तो ये शक्तियां चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में बदलने के लिए क्या करती रहती है, प्रयास करती रहती है। तो ये अपने स्थान पर रखकर चट्टानों को तोड़ती है और जो टूटा हुआ पदार्थ है उसको लेकर के कौन जाएगा, फिर अपर्दन की शक्तियां उनको लेकर के जाएगी। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे अब कि जो अपेक्षण की शक्तियां हैं उन पदार्थों में पाई जाएगी जो अपेक्षण के अंदर सहायता करते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चट्टानों को घिसने की कोशिश कर रहे हैं, चट्टानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे इसके बाद में कि अपेक्षण के अंदर जो सहायता करने वाले कारक है या कारण है जो चट्टानों को तोड़ते हैं, घिसते हैं, घिस करके वहीं गिरा देते हैं, ऐसे कुछ कारकों का अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इनको आप नोट करो, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपेक्षण के लिए जो कारक जिम्मेदार है या चट्टानों के अपेक्षण के लिए जो कारक जिम्मेदार है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके बातें नोट कर लो।
हाँ, अब देखो भाई, अपेक्षण में मदद करने वाले कारक या कारण अथवा चट्टानों के अपेक्षण में मदद करने वाले कारक या कारण। देखो, हमने अपेक्षण की शक्तियां पढ़ी थी, तो ये शक्तियां चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है या फिर चट्टानों को घिसने की कोशिश करती है। या तो चट्टानों को तोड़ेगी या घिसेगी, और घिस करके उस चट्टान के टुकड़े को वहीं डाल देगी। बाद में क्या होता, अपरदन की शक्तियां उन टुकड़ों को बहा करके या उठा करके, जिस भी तरीके से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाती है। तो हम यहाँ पर अपेक्षण में मदद करने वाले जो कारक है, मतलब वो कारक है ये जिनके अंदर अपेक्षण की शक्तियां पाई जाती है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अपेक्षण में मदद करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो हमें कम से कम 4 कारक इनके याद करने हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट भी अपन साथ में लगा लें। तो इन कारणों को अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखो, पहला कारक है सूर्य की गर्मी। तो सूर्य की गर्मी अपेक्षण में कैसे मदद करती है? तो देखो, दिन के समय क्या होता है कि सूर्य की गर्मी जब चट्टानों पर पड़ती है तो फैलती, गर्म होकर के फैलती है, और रात्रि के समय जब सूर्य की गर्मी नहीं पड़ेगी तो उस समय वो ठंडी होगी। ठंडी होने पर वो क्या होगी, सिकुड़ करके आ जाएगी, पास में वापस सिकुड़ेगी वो। तो इस सिकुड़ने और फैलने की क्रिया में क्या होती है, जो चट्टानें होती है वो पपड़ी के रूप में उतरती है, पपड़ी बन बन करके वो घिसती रहती है। तो इस तरीके से वहां पर क्या होगी, चट्टान घिसना शुरू हो जाएगी। तो देखो, दिन में सूर्य की गर्मी पाकर चट्टानें फैलती है और रात में ठंडी होकर सिकुड़ती है। बार बार फैलने और सिकुड़ने की क्रिया में चट्टानें कमजोर पड़ होकर के क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। मतलब वो चट्टानें क्या होगी कि ऊपर से पपड़ी बन बन के नीचे टूटने लग जाएगी। इसके बाद में दूसरा देखो, वर्षा। तो ध्यान देना भाई, गर्म चट्टानों पर वर्षा यदि अचानक से गिरती है तो उनके टूटने की दर बढ़ती है। इस तरीके से टूट रही है ना ऊपर वाली सूर्य की गर्मी से, तो इसमें धीरे टूटती है, लेकिन गर्म पानी, चट्टानें गर्म हो रखी है और दिन के समय अचानक उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ गया तो उनके टूटने की गति जो है वो तेज हो जाती है। ध्यान देना भाई, यहाँ पर वर्षा जो है अपेक्षण का कारक भी बनती है और कई बार अपरदन की शक्ति भी बन जाती है। ये अपेक्षण का मतलब तो यह है कि ये चट्टानों को तोड़ करके केवल नीचे गिराएगी, और अपरदन का मतलब है कि चट्टानों के टूटे हुए भाग उनको बहा करके भी ले जाएगी। तो आप देख सकते हैं भाई, जो वर्षा है वो गर्म चट्टानों पर वर्षा की मार से चट्टानों के टूटने की गति तेज होती है। तो इस जगह तो ये अपेक्षण का कार्य करेगी, लेकिन यही वर्षा का जल जब उन टूटी हुई जो चट्टानें हैं या चट्टानों के टुकड़े उनको बहा करके ले जाएगा तो ये फिर ये अपरदन शक्ति का भी कार्य करने लग जाएंगे। ठीक है। तीसरा कारक है पाला। तो देखो, चट्टानों की दरारों में जमा पानी पाला पड़ने पर जमकर बर्फ बनकर फैलता है, जिससे उत्पन्न बल चट्टानों को क्या कर देता, चटका देता। देखो, पाला वाली स्थिति क्या होती है, चट्टानों के बीच में मान लीजिए बारिश की वजह से या ओस की वजह से पहले से ही पानी भरा हुआ है। अब पाला पड़ने की स्थिति में क्या होती है, बहुत तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। तो जब इस तरीके से ठंडी हवाएं चलती है तो चट्टानों के बीच में जो पानी उपस्थित है, जो ओस की बूंद से आया होगा या वर्षा के रूप में आया होगा, वो क्या होता है, जम जाता है और बर्फ में बदल जाता है। अब ध्यान से सुनना, जब वो पानी रहता है ना तब तो सिकुड़ी हुई अवस्था में रहता है, लेकिन जब वो पानी बर्फ बनता है तो फैलता है कुछ मात्रा में। पानी जब बर्फ बनेगा तो कुछ मात्रा में क्या होगा, फैलेगा। तो चट्टानों के बीच का पानी था और यदि वो बर्फ में बदलता है तो फैलता है। तो फैल करके क्या होगा, फैलने से क्या होगा, जो जिस भी चट्टान में वो पानी फंसा हुआ था वो चट्टान वहां से चटक जाएगी, टूट जाएगी वहां से। ठीक है। तो पाला भी एक तरीके से कौन सी शक्ति का कार्य करेगा, अपेक्षण शक्ति का कार्य करेगा। तो देखो, चट्टानों की दरारों में जमा पानी पाला पड़ने पर जमकर बर्फ बनकर फैलता है, जिससे उत्पन्न बल चट्टानों को क्या कर देता है, चटका देता है। इसके बाद में चौथा है वायु। तो भाई देखो, वायु भी अपेक्षण का कारक तो करता ही है, इसके अलावा ये अपरदन शक्ति का कार्य भी करती है वायु। अपेक्षण में तो कैसे मदद करती है, जब वायु चलती है तो साथ में ये रेत के कणों को भी लेकर के उड़ती है। तो ये रेत के कण चट्टानों पर जब जाकर के रगड़ खाते हैं तो रेगमाल की तरह उन चट्टानों को घिसते हैं। ठीक है। तो देखो,
वायु के साथ उड़ते धूल के कण जब चट्टानों से टकराते हैं तो रेगमाल की तरह चट्टानों को क्या करते हैं, घिसते हैं। लेकिन जब ये अपर्दन शक्ति का कार्य करेगी ये वायु, तो उन रेत के कणों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाएगी। जो चट्टानी वाले इलाके हैं वहां से मैदानों की ओर उनको क्या करेगी, लेकर के जाएगी। तो 4 तो ये हो गए आपके। अब इधर देखो 4 और है, तो ये बड़े सरल से हैं। पेड़ों की जो जड़ें होती है वो चट्टानों में प्रवेश करती, जब पेड़ वृद्धि करेगा तो वो चट्टाने के अंदर उनकी जड़ें प्रवेश कर जाएगी और चट्टानों को क्या कर दी, चटका देगी, तोड़ देगी वहां से। तो पेड़ों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर जाती है और बाद में वृद्धि कर उन्हें क्या करती है, तोड़ने का कार्य करती है। ठीक इसी तरीके से बिल बनाकर रहने वाले कुछ जंतु है, तो जंतु बिल बनाकर चट्टानों को तोड़ने में सहायता करते हैं। जैसे छोटी छोटी चींटियां हुई, चूहे हुए, तो ये चट्टानों में बिल बना करके भी चट्टानों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में मानव, जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा अपेक्षण शक्ति रखने वाला है। कैसे, देखो मानव भी चट्टानों का अपेक्षण का कार्य करता है मशीनों और बारूद की मदद से। मशीनों और बारूद की मदद से मानव की अपेक्षण शक्ति वर्तमान में कैसी है, सर्वाधिक है। परीक्षा में छोटा प्रश्न आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वर्तमान में अपेक्षण की सर्वाधिक शक्ति मानव की है, किसके कारण, तो बारूद और मशीनों के कारण है। क्योंकि बारूद और मशीनों की सहायता से बड़े बड़ी चट्टानों को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसके अलावा देखो 8वां, कुछ जीव ऐसे हैं जो विशेष प्रकार के अम्ल स्त्रावित करते हैं चट्टानों के ऊपर। जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, बारिश के मौसम में मकानों पर भी वो आ जाता है, हरी हरी सी रंग की, जिसे अपन खांसी बोलते हैं। से वास्तव में वो लाइकेन होता है, काले काले से रंग की परत होती है। बारिश के मौसम में कई मकानों पर वो जम जाती है, पहाड़ों पर भी वो जम जाती है। तो वो क्या करती है, विशेष प्रकार का अम्ल स्त्रावित करती है और वो अम्ल चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, उसको घिसने का कार्य करते हैं। तो देखो जीव विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रकृति में छोड़ते हैं और वे भी क्या करते हैं, अपेक्षण में मदद करते हैं। तो हमें इंपॉर्टेंट लगा लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि अपेक्षण में मदद करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब उसमें 4 कारकों का वर्णन भी करवाया जा सकता है, 2 का भी करवाया जा सकता। तो आप को मैंने कहा भी कम से कम 4 हम जरूर याद रखें इसके बारे में, है ना। तो ये 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, जो भी आपको अच्छा लगे 4 कोई से भी इनमें से याद कर लें आप। और ये अपेक्षण में मदद करने वाले कारक ही वो कारक है जिसके अंदर अपेक्षण शक्ति मौजूद है, यानी कि जो चट्टानों को तोड़ने का या घिसने का कार्य करेंगे। अपर्दन शक्ति को जब आप पढ़ोगे तो इसमें ये पढ़ोगे भाई, ये अपेक्षण में मदद करने वाले कारक जब चट्टानों को तोड़ देते हैं, घिस देते हैं, तो उनका जो बनेगा ना जो पदार्थ, उसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा करके ले जाएंगे या फिर उड़ा करके ले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट करोगे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात और अपनी, ये जो अपेक्षण शक्ति है इनके कृषि में महत्व भी पूछे जाते हैं, लाभ भी पूछा जाते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, उसके बाद में उसके बारे में बात करते हैं अपन। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं अपेक्षण की शक्तियों का कृषि में लाभ या महत्व। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अपेक्षण की शक्तियों का कृषि में लाभ या महत्व लिखिए। तो इस महत्व को अपन समझते हैं। देखो जितनी भी चट्टानें होती हैं वो मुख्य रूप से SiO2 इसकी बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं सिलिका। ठीक है, जितनी भी चट्टानें हैं वो कौन से रसायन की बनी होती है, SiO2 यानी कि सिलिका की बनी होती है। अब ये अपेक्षण की शक्तियां क्या करती हैं, चट्टानों को तोड़ती है या घिसती है। तो पहले ये चट्टान के रूप में थी सिलिका, अब ये घिस करके छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, जिससे अपन बोलते हैं रेत।
छोटे छोटे कण इसके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, जिसे क्या बोला जाएगा, रेत बोला जाएगा। तो इस रेत का भी जो अणुसूत्र है वो होता है SiO2। रेत का भी अणुसूत्र क्या होगा, SiO2 ही होगा। अब क्या होता है, कोई भी मृत जीव है, जैसे कोई जंतु मरा हो या कोई पादप मरा हो, तो जो मृत जीव होता है मरने के बाद में उसका शरीर सड़ता है और सड़ने के बाद में एक काला काला सा पदार्थ उसके शरीर से बनता है और उस पदार्थ को हम बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं उस पदार्थ को, ह्यूमस बोलते हैं। तो इस ह्यूमस के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण, और अच्छी मात्रा में इसके अंदर खनिज लवण होते हैं। तो ये ह्यूमस और ये रेत, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो बना हुआ पदार्थ कहलाता है मृदा या मिट्टी। बना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, मृदा या मिट्टी कहलाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आप कि ये मृदा या मिट्टी का निर्माण कब हो पाया है, जब इधर से चट्टानों का क्या हुआ है, अपेक्षण हुआ है। ये चट्टानें घिसी है तो रेत में बदली है, छोटे छोटे कण रेत में बदली है, और उधर से मृत जीव है उनके मरने से, सड़ने गलने से जो पदार्थ बना उनमें ह्यूमस बोला। ह्यूमस में खनिज लवण है। जब ये ह्यूमस और ये रेत दोनों आपस में मिली तो मृदा या मिट्टी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये मिट्टी या मृदा ही कृषि करने के लिए उपयुक्त होती है। तो देखो, ये जो अपेक्षण की शक्ति है, इसका कृषि के अंदर पहला लाभ या महत्व क्या है कि कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व होता है और मिट्टी का निर्माण अपेक्षण शक्तियों के द्वारा होता है। कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व, क्योंकि कृषि मिट्टी पर ही की जा सकती है, और जगह तो नहीं की जा सकती है ना। आप चट्टानों पर तो खेती नहीं कर सकते हो ना, हमें खेती करनी है तो उसके लिए मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व और मिट्टी का निर्माण अपेक्षण शक्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि अपेक्षण शक्तियां ही चट्टान को क्या करती है, घिसती है। दूसरी चीज देखो, कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में अपेक्षण शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान देना भाई, अपेक्षण शक्तियां इस चट्टान को घिसती है और रेत में बदलती है, लेकिन बाद में अपर्दन शक्तियां सहायता करती है। ये जो यहाँ पर बनी हुई रेत है वो उसको बहा करके ले जाती है और बहा करके उसको ह्यूमस में मिलाती है, तब जा करके खेती के लिए मैदानों का निर्माण होता है। तो मतलब जो मैदान बन रहे हैं खेती के लिए, उसके निर्माण में अपेक्षण की शक्तियां भी मदद करती है और अपरद की जो शक्तियां हैं वो भी मदद करती हैं। अपेक्षण की शक्तियां तो उन चट्टानों को तोड़ेगी, काटेगी, पीटेगी, और जो अपरदन की शक्तियां हैं उन कणों को बहा करके ले जाएगी, ह्यूमस के साथ में मिलाएगी और मैदान तैयार करेगी। तो अपेक्षण की शक्तियां और अपरद की शक्तियां दोनों ही जो होती है वो कृषि के मैदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में अपेक्षण शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें पता है कि अपरद की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इसकी भी तो होती है, हमें तो इसके बारे में पढ़ना है अभी। दूसरी चीज देखो, चट्टानें मुख्य रूप से सिलिका की बनी हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दो चट्टानों के बीच में विशेष प्रकार के रसायन धसे हुए रहते हैं। दो चट्टानों के बीच में जो रिक्त स्थान आपको नजर आता है उसमें कोई विशेष प्रकार के रसायन संग्रहित रहते हैं। ठीक है, और ये जो रसायन होते हैं ये पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। तो जब ये चट्टानें घिसती है तो इनके बीच में फंसा हुआ ये जो रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है, ये भी क्या होता है, घिस करके बाहर आ जाता और जाकर के रेत में मिल जाता है, जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। भाई चट्टानों के बीच में फंसा हुआ जब तक तो पौधा इसको अवशोषित कर ही नहीं सकता है, लेकिन जब चट्टानें घिसी तो ये पदार्थ भी बाहर आया और रेत के साथ में ये भी क्या हो गया, मिट्टी के अंदर बदल गया, तो पौधे इसको वहां से आसानी से क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। तो तीसरा महत्व देखो क्या है, अपेक्षण शक्तियों के कारण अनेक प्रकार के रसायन चट्टानों से बाहर
आते हैं और ये रसायन पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से अपेक्षण की शक्तियों का कृषि में लाभ या महत्व ये 3 है। कृषि के लिए मिट्टी का सर्वाधिक महत्व और मिट्टी का निर्माण अपेक्षण शक्तियों के द्वारा होता है। कृषि के लिए मैदानों के निर्माण में अपेक्षण शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और अपेक्षण शक्तियों के कारण अनेक प्रकार के रसायन चट्टानों से बाहर आते हैं और ये रसायन पादपों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो 2020 के अंदर ही एक क्वेश्चन आया था कि अपेक्षण की शक्तियां क्या है, तो हम बता सकते हैं अपेक्षण की शक्तियां वो शक्तियां हैं जो क्या करती है, अपने स्थान पर रह करके कार्य करती है और चट्टानों को घिसने का या तोड़ने का कार्य करती है। और ये शक्तियां क्या करती है, प्रारंभिक कार्य करती है। और जो बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का दूसरा समूह है जिसे अपन अप्रदन की शक्तियां बोलते हैं, तो उनके लिए क्या करती है, ये मदद करने का कार्य करती है। कृषि में ये किस प्रकार उपयोगी है, तो अपेक्षण शक्तियों की कृषि में उपयोगिता आपके सामने है, ये आप बता सकते हैं। लाभ, महत्व और उपयोगिता एक ही चीज है, तो ये उपयोगिता आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न में आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि अपेक्षण में मदद करने वाले कारक पूछे जा सकते हैं। कोई 4 कारकों का आपसे वर्णन करवाया जा सकता, तो वो बात भी इंपॉर्टेंट थी, वो भी आपने नोट की थी। नहीं भी किया है तो वीडियो में पीछे जाकर के आप नोट कर सकते हैं। और ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा करके इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आपने किया नोट। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपरद की शक्तियां है, बाह्य विवर्तनिक शक्तियों का दूसरा प्रकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट करके बताएं मुझे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।